पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश भर में उग्र रूप ले चुका है। इस हिंसक आंदोलन के चलते 105 लोगों की जान चली गई है और 2500 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए राजधानी ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। देश भर के शिक्षण संस्थानों में ताला लग गया है। छात्र घर अपने वापस चले गए हैं। आरक्षण आंदोलन के बीच सरकार बात करने के लिए तैयार है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुद्दे का समाधान तक उनका विरोध जारी रहेगा। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये आंदोलन पूरे बांग्लादेश को खा रहा है और ये कैसे विशालकाय होता जा रहा है, कैसे बड़ा होता जा रहा है, कैसे खतरनाक होता जा रहा है, कैसे हिंसा की आग में पूरे बांग्लादेश के कई हिस्से झुलस रहे हैं, कहां प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती रहती है, आगजनी होती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो आरक्षण का मुद्दा गरमाया है, उसके लिए अब प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। दिन ब दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन आज या कल में शुरू नहीं हुआ, ये लंबे समय से चल रहा है। जब वहां पर कोर्ट का आदेश आया था तभी से ये बवाल शुरू है और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आवाज सुनते रहिएगा, इस हड़बड़ी को महसूस करिएगा, इस खतरनाक प्रदर्शन को महसूस करिएगा, ये उग्र भीड़ को देखिएगा कि कैसे ये उग्र भीड़ ऐसे ही बांग्लादेश में कई सड़कों पर, कई शहरों की कई सड़कों पर ऐसे दिखती है। और उसके बाद हालात इतने खराब हैं बांग्लादेश में कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में नौकरियों में किसे कितना आरक्षण मिलता है, आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, वो जरा डेटा मेरे साथ एक बार आप समझिएगा। अनारक्षित 44% सीटें रहती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 30% सीटें मिलती हैं। बवाल यहीं पर है, जो 1971 में बांग्लादेश के लड़ाई में जो लोग शामिल थे, तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको 30% जो है आरक्षण मिलता है। यहीं से बवाल मुख्य शुरू हुआ था। पिछड़े जिलों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके लिए 5% और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 1% आरक्षण का प्रावधान है। तो ये मैंने आपको आरक्षण का प्रावधान बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रदर्शन चल रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं कि भैया ये करो, तो उसके बाद ये प्रदर्शन शांत होंगे। आरक्षण 56% से घटाकर 10% किया जाए। आरक्षण 56% घटाकर 10% किया जाए, ये उनकी मांग है। सभी उम्मीदवारों के लिए समान परीक्षा हो, जो स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है वो ना रहे, जो 30% अलग से मिलता है। जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हैं उनको सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक समान हो, एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल ना हो। उम्र की जो सीमा है उसमें भी इन उम्मीदवारों को दिक्कत है। लेकिन बड़ा सवाल आशीष यहां पर यह है, मेरे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके पास ले चलता हूं आपको। यह प्रावधान आज से तो नहीं है ना, जब से 1971 के बाद से लड़ाई शुरू हुई थी 30% आरक्षण का प्रावधान उसी समय से था। यह बवाल अभी कैसे शुरू हो गया? देखिए, आप इसके लिए पूरा एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होगा, नंबर्स के लिए भी, और एक पॉलिटिकल जो फॉल्ट लाइन है, एक अंडर करंट है बांग्लादेश में, उसको लेकर आप पॉपुलेशन देखिए, लगभग 170 मिलियन, 17 करोड़ के आसपास में। और उसके बाद अगर आप देखिए तो उसका लगभग एक 20% हिस्सा यूथ है, जो कि अधिकतर हिस्सों में, बांग्लादेश के अधिकतर जिलों में अनएम्प्लॉयड है। जहां पर भी अगर नौकरियां नहीं रहेंगी वहां पर इस तरह के प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर जो इसमें प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स यूनियन हैं और छात्रों का वो समूह जो कि एक लंबे समय से मांग कर रहा है कि ये जो आरक्षण के पैमाने हैं जो 55% से भी ऊपर जा चुके हैं, ये 10-15% पर ही आ जाने चाहिए। क्योंकि अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो इस तरह के जो एक गुस्से का गुबार होता है वो फूटना लाजमी है। लेकिन हुआ यहाँ पर ये है पॉलिटिकल अंडरलाइन। देखिए, 1971 के जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के विभाजन के समय में एक वो गुट था जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है बांग्लादेश में जो कि ना उस समय चाहता था
कि पाकिस्तान से अलग हो, यानी कि इस्लामाबाद के साथ में ढाका की जुगलबंदी उन्होंने अच्छी रखी हुई थी और आज भी वो एक बड़ा तबका है और यही एक पॉलिटिकल अंडरकरेंट जिसे कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं, उसी को छुआ गया है सरकार द्वारा जब 30% आरक्षण को लेकर बात आगे बढ़ी। और ऐसे में जहां पर भी अगर एक राजनीतिक रंग ले ले कोई भी राजनीतिक मुद्दा या फिर आर्थिक या फिर सामाजिक मुद्दा, तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती है। फिलहाल दर्शकों को अपडेट में जरूर दे दूं क्योंकि बांग्लादेश की परिस्थिति तो हमने समझाई, लेकिन इसमें भारत का एंगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 4000 भारतीय छात्र अभी भी बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगहों पर वहाँ पर फंसे हुए हैं। जो भारत का उच्चायोग है वो लगातार संपर्क में उन 4000 जो विद्यार्थी के आशीष साथ में। इसी पर करेंगे आपसे चर्चा, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक और इसी से जुड़ी एक अपडेट आ गई है, वो बताता हूं दर्शकों को। बांग्लादेश में हिंसा के बीच 778 भारतीय छात्र भारत लौट आए हैं, जबकि 4000 छात्रों के साथ भारतीय हाई कमिश्नर संपर्क में हैं, जिससे बाकी छात्रों का जल्द वापस लेकर आया जा सके, इसके लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है। 4000 छात्रों के साथ भारतीय हाई कमिश्नर संपर्क में हैं, बाकी छात्रों को जल्द ही वापस लेकर आया जाएगा। अब अगली बड़ी अपडेट जान लीजिए। नौकरी में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे देशव्यापी जो विरोध प्रदर्शन है, उस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बांग्लादेश की हिंसा पर चिंता जताई है। बड़ा चिंताजनक विषय है। छात्रों की हमेशा जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हो, वो सुननी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश की जो सरकार है, कई बार से सरकार बनी है, वहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत ही अनुभवी प्रधानमंत्री हैं। लोगों का जनमत उनको एक बार नहीं कई बार प्राप्त हो चुका है और ये लोग अपने इस आंतरिक मसले को लोग बैठ के बहुत जल्दी हल हो जाएगा, उसमें हमें पूरा विश्वास है इस बात का। तो ये हम आपको विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को सुना रहे थे और उसके पहले आशीष हमें काफ़ी अहम जानकारी दे रहे थे कि जो कुछ छात्र हैं उन्हें लाया गया है। 4000 से ज़्यादा छात्रों के साथ भारतीय हाई कमिश्नर संपर्क में हैं ताकि उन्हें लाया जा सके। कौन कौन से वो तरीके अपनाए जा रहे हैं और ये 4000 जो बाकी छात्र हैं उनसे संपर्क करने के बाद उन्हें कब तक भारत लाया जाएगा आशीष? देखिए, एक बड़ा लार्जर नंबर दर्शकों को जरूर दे दूं जिससे कि एक बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आप कुल नंबर देखेंगे और लगभग 2 दिन पहले तक जो कि ये भारतीय हैं लेकिन बांग्लादेश में रह रहे हैं फॉर अलग अलग रीज़न हो, चाहे वो व्यापार हो या फिर पढ़ाई हो, वो नंबर 15,000 तक था। उसमें से लगभग 50% यानी कि लगभग 7,500-8 हज़ार नंबर तक उसमें केवल विद्यार्थी हैं, केवल स्टूडेंट्स हैं जो भारतीय नागरिक हैं लेकिन बांग्लादेश में हैं। तो 15,000 भारतीयों में से लगभग आधा स्टूडेंट्स का नंबर है। उसमें 778 जो आपने नंबर बताया दर्शकों को, वो केवल लैंड बॉर्डर्स जो कि बांग्लादेश के साथ में ज़मीनी हमारे बॉर्डर हैं वहाँ से आ चुके हैं। उसके अलावा जो फ्लाइट सर्विसेज चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उससे लगभग 200 छात्र रिटर्न आ चुके हैं, यानी कि ये आंकड़ा लगभग 1000 तक हो चुका है। जो पिछले अगर आप दो दिनों में देखें कि भारतीय छात्र बांग्लादेश से वापस आए, लेकिन अब भी 4000 से ज़्यादा छात्र वहां पर अटके हुए हैं। क्विक पॉइंट जरूर 5 सेकंड में कहना चाहूंगा, जब तक ये कर्फ्यू नहीं हटेगा तब तक किसी तरह की फ्लाइट या फिर एक वैक्यूएशन वाला भी स्टेप उठाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचेंगे जब इतनी ज्यादा आगजनी और हिंसा हो रही है। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं। आग का कहर, समंदर में तैरता जहर। कैसे समंदर में गोवा के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। 24 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। यह कार्गो शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था, तभी इसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कंटेनर शिप के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कोस्ट गार्ड ने आग बुझाने के लिए 3 शिप और एक एयरक्राफ्ट तैनात किया है। खबर यह है कि कार्गो शिप का एक क्रू लापता है। जिस मालवाहक जहाज में आग लगी है ना, कोस्ट गार्ड उसे भारत के तट से दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहाज में खतरनाक केमिकल और 1400 मीट्रिक टन डीजल भरा हुआ है। अगर केमिकल और तेल समंदर में मिल गया तो तटीय इलाकों के लिए और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, इसी से जुड़ी वो जान लीजिए। जहाज में लगी आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। कोस्ट गार्ड का ये ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इस पर एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने कोस्ट गार्ड के वेस्टर्न रीजन कमांडर आईजी भीष्म शर्मा से बात की है। उनका कहना है कि युद्ध स्तर पर आग बुझाने के लिए
प्रयास जारी है। हमारे साथ में जुड़ गए हैं आईजी भीषम शर्मा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के वेस्टर्न रीजन के कमांडर हैं। आईजी भीषम शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दर्शकों को अगर ब्रीफ कर पाएं कि किस तरह से ये ऑपरेशन पूरा शुरू हुआ, कब आपको इंफॉर्मेशन मिली, क्या कुछ आपने डाइवर्ट किया और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? इस हादसे की हमारे को खबर कल दोपहर को 19 जुलाई 2:10 पे मिली थी। ओके। और जिसमें हमें एक ईमेल मिला जो कोस्ट गार्ड के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में आया था जी। और इस ईमेल से हमें यह बताया गया कि एक कंटेनर कैरियर है MV मर्क्स फ्रैंकफर्ट जो मुंद्रा से कोलंबो जा रहा था, उसमें आग लग गई है। ओके। ये जहाज उस समय गोवा से 100 नॉटिकल माइल्स दूर था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जी। और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली तो हमने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें हमें यह पता चला कि ये एक कंटेनर कैरियर है जिसमें 1154 कंटेनर हैं और उसमें तकरीबन 100 के करीब डेंजरस कार्गो के भी कंटेनर्स हैं। जहाज में टोटल 21 क्रू थे और जिसमें हमें यह बताया गया कि एक क्रू जो है वो लापता है, बाकी 20 क्रू जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली तो हमने तुरंत अपने एक कोस्ट गार्ड एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत को डाइवर्ट किया। ओके। ओके। आईजी भीषम, ये जाहिर सी बात है कि आपने तुरंत ही एयरक्राफ्ट और शिप्स डिप्लॉय किए हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें कि क्या स्थिति है इस पूरे फायर फाइटिंग ऑपरेशन की और कितने एसेट्स कोस्ट गार्ड ने डिप्लॉय किया है। जब हम तस्वीरें देख रहे हैं जो कि प्रेस रिलीज के जरिए इशू किए गए हैं, तो उसमें एरियल फुटेज दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने कुछ एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए हैं। कौन कौन से एयरक्राफ्ट, कौन कौन से शिप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और कितने और को डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही? हमने अपने 3 शिप्स एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत, सुजीत और सम्राट को डिप्लॉय किया और इन जहाज़ों ने शाम को 7:30 के करीब फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। और सारी रात एडवर्स वेदर में, जबकि आपको मालूम है मॉनसून कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं अरेबियन सी में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और काफ़ी बारिश हो रही है और सी और स्वेल बहुत ही अनकंड्यूसिव है शिप्स के लिए। हमारे जहाज़ों ने पिछले 13-14 घंटों में लगातार फायर फाइटिंग ऑपरेशंस करते हुए इस आग को कंटेन करने की कोशिश की है और अभी ये जो आग है इसको हमने कंटेन कर लिया है। झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और जेएमएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में पराजय के बाद भी अहंकार आ गया है। इसके अलावा उन्होंने झारखंड सरकार को सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट सरकार की संज्ञा दी है। वो सुनाते हैं आपको। लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। चुनाव कौन जीता और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 240 सीटें नहीं मिली है। किस चीज का अहंकार पालते हो आप? हरियाणा चुनाव से पहले सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटी दी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने केजरीवाल को जेल भिजवाया है, ऐसे में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। हरियाणा की बहू हूं मैं भी,
मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को 1 सीट नहीं जानी चाहिए। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।